नज़ीन, एक तारीख लिखी जा रही है और वो चीजें अब हमारे सामने ज़हूर पजीर होती हुई नजर आ रही हैं जिनके बारे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था, जिनके ऊपर ये यकीन करना मुश्किल था कि ऐसा इतना जल्दी जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब वो चीजें जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं और इसमें नज़ीन अब वो वक्त आ गया है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका और इसराइल दो कश्तियों के ऊपर सवार हो चुके हैं और दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो खराबी की अगली सतह के ऊपर इस वक्त जा चुके हैं। और इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप फिलिस्तीनी रियासत और गजा के सीज फायर के लिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि इसके बगैर जो है वो अब गुजारा नहीं है। और दुनिया देख रही है कि एक नया स्पेक्ट्रम जो है वो इमर्ज कर रहा है और इसराइल जो है वो हर सतह के ऊपर इस वक्त शिकस्त खा रहा है। गजा का सीज फायर, फलस्तीनी रियासत और एक कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन उसकी तरफ जो है वो दुनिया बढ़ रही है और एक बिल्कुल नया मिडल ईस्ट जो है वो तरतीब पा रहा है। लेकिन उस नए मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल का कोई हिस्सा नहीं है, उससे कोई इनपुट नहीं ली जा रही है। और फिर आप देखिए कि इसराइल ने एक तवील जेनोसाइड की है और इस तवील जेनोसाइड के बावजूद, मगरब की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद इसराइल जो है वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका है। तो बात यह है कि जब आप शिकस्त खा जाते हैं तो शिकस्त खाने के बाद कोई कहे कि नहीं नहीं मेरी डिमांड्स मानी जाएंगी, ये कितनी मजे का खेज बात है। यानी जापान जो है वो अमेरिका से हारने के बाद जब टेबल पर बैठा तो वो कहे नहीं ये हमारी डिमांड्स मानी जाएंगी। तो भाई जो हारते हैं उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं। तो इसराइल ये जंग इसलिए लड़ रहा था कि फलस्तीनी रियासत का रास्ता रोका जा सके। ये जंग बुनियादी कंप्रीहेंसिव जो मकसद था वो यही था, उसमें हमास को हराना है, ये करना है, ये उसके नीचे वाली चीजें हैं। क्योंकि हमास रुकावट थी इसराइल के इस गोल में कि फलस्तीन को मुकम्मल वाइप आउट करना है। तो असल में ये जंग फलस्तीन को खत्म करने की थी जिसमें इसराइल नाकाम हो चुका है। तो उसको फिर ये फलस्तीनी रियासत वाली बात जब वो माननी पड़ेगी, नहीं भी मानेगा तो दुनिया मनवा लेगी क्योंकि वो हारा हुआ है, वो कमजोर पोजीशन के अंदर आ चुका है। जैसे मुसलमानों ने इसराइल को नहीं माना तो क्या कर लिया, मतलब मुसलमानों ने क्या कर लिया इसराइल को ना मानकर, तो कमजोर पोजीशन में थे, कुछ भी नहीं कर सके। तो इसलिए यहां पर भी जो है वो बुनियादी तौर पर शिकस्त हो चुकी है। अब नाज़रीन आप देखिए, इतनी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बड़ी खबर है और वो सुनने से ताल्लुक रखती है और वो इसराइल की शिकस्त का सबूत है और ये बता रही है कि दुनिया कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रही है और दिनों के अंदर जो है वो दहाइयां जो है वो तश्कील पा रही हैं। फलस्तीनी सदर सऊदी अरेबिया रवाना हो रहे हैं और सऊदी अरेबिया वो क्या करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। फलस्तीन के प्रेसिडेंट, हम नेतन्याहू की बात नहीं कर रहे हैं, फलस्तीन के जो सदर हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी ये तो सारी जंग ही इसलिए थी कि फलस्तीन का नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए, कोई मुजाहरा, कोई ऐसी टेरिटरी फलस्तीन के नाम ना हो। यानी फलस्तीन की जो आप कह लें कि उनकी प्रेजेंस है, उनका जो नाम है वो कहीं पर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसराइल जो है वो यूनरवा को क्यों खत्म करना चाहता है। अब यूनरवा कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जिससे इसराइल को खतरा है, लेकिन यूनरवा के पीछे इसराइल हाथ धोकर के पड़ा हुआ है क्योंकि यूनरवा वो इदारा है जिसके पास फलस्तीनियों का सारा रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पे मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियन वो जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान यहां पर रहते हैं मिलियंस की तादाद के अंदर। तो ये सारा रिकॉर्ड यूनरवा के पास है और वो इसलिए है कि एक ना एक दिन इन्होंने अपनी सरजमीन की तरफ लौटना है। तो जब यूनरवा खत्म हो जाएगा तो फिर ये जो वापसी वाला रास्ता है ये भी बंद हो जाएगा क्योंकि इसराइल तो मानेगा नहीं ना कि भाई ये वो कहेगा ये तो जॉर्डेनियन है, ये तो फलस्तीनी है ही नहीं, तो आप कैसे मनवाएंगे। तो वो सारे रिकॉर्ड उनके पास है। यानी वो फलस्तीन के साथ जुड़ी एक एक चीज उसको खत्म करना चाहते हैं। गजा एक टेरिटरी के तौर पर मौजूद है कि यहां पर फलस्तीनी रहते हैं, वो गजा को खत्म करना चाहते हैं, वेस्ट बैंक को खत्म करना चाहते हैं। तो ये जंग इसलिए थी। यहां पर फलस्तीनी सदर जो है वो मिलने जा रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड आपके सामने है कि गजा का सीज फायर और फलस्तीनी रियासत ये अंडर डिस्कशन है। और इसके साथ साथ एक और शख्सियत मिलने जा रही हैं और वो कौन है, वो प्रेसिडेंट अल शरा हैं, शाम के जो सदर हैं। यानी शाम के ऊपर भी इसराइल बमबारी कर रहा है और शाम के हवाले से जो इसराइल के गोल्स हैं वो भी हमारे सामने है। तो शाम के सदर भी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और इसराइल से नहीं पूछा जा रहा। भाई शाम में तो इसराइल के अपने मकासद है ना, तो शाम के सदर को ट्रंप साहब से मुलाकात जो है वो करवाई जा रही है और एक और शख्सियत भी ट्रंप से मिलने के लिए जाएगी, उसका भी नाम आपके सामने रखेंगे। यानी बिल्कुल आप देखें ना कि रीजन नए सिरे से तश्कील पा रहा है। जो चीजें हैं उनको बैठकर फैसले कहीं और हो रहे हैं। भाई शाम का क्या करना है, फलस्तीन का क्या करना है, लेबनान का क्या करना है। और उसमें आप देखिए ईरान भी ऑन बोर्ड है, ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ता है।
अच्छा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक नाज़रीन इस वक्त शदीद लेवल के ऊपर तलखियां जो वो बढ़ चुकी हैं ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, क्योंकि नेतन्याहू शिकस्त खा चुका है, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। तो ट्रंप जो वो शदीद गुस्से में, और ये ताल्लुकात बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। और फिर खासकर पिछले हफ्ते में इसमें ज्यादा तलखी आई है। नेतन्याहू और ट्रंप के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी इस वक्त कट ऑफ हो चुके हैं, और साथ ही जो टॉक्स हो रही थी ईरान और अमेरिका की वो कंक्लूड हुई हैं, और वहां से जो रिपोर्ट सामने आ रही है मुस्बत रिपोर्ट सामने आ रही है। यानी दोनों ममालिक इस बात के ऊपर एग्री कर गए हैं कि हमने एग्रीमेंट तक पहुंचना है। यानी आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान ने एग्री कर लिया है कि हमने एग्रीमेंट्स तक पहुंचना है, और सिर्फ अब जो टेक्निकल चीजें हैं वो जेर बहस आएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर यह एग्री कर लिया गया है कि हम मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। तो इजराइल जो है वो इस वक्त सटपटा चुका है, तिलमिला चुका है, और क्या अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए जाए, जिल्लत अजीम उसका मुकद्दर ठहरी है। और इस वक्त रिपोर्ट यह भी सामने आ रही है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट सामने आई है, इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि टाइम खत्म होता चला जा रहा है। अगर ये मुआहदा तय पा गया तो फिर इजराइल के लिए नामुमकिन हो जाएगा, और फिर जो रीजन के अंदर जो अलायंसेस बन रहे हैं, जो मुआहदे तश्कील पा रहे हैं, ये तो सब इजराइल के खिलाफ हैं। तो एक बड़ा फसाद बर्पा करना अब जरूरी है। यानी वो बिल्कुल डूब रहा है, बिल्कुल आखिरी आप कह लें कि उसके ऊपर आ चुका है। तो अब वो एक आखिरी अटेम्प्ट नहीं होती कि भाई अगर हम डूब रहे हैं तो सभी डूबेंगे, हम एक बड़ा फसाद बर्पा कर देंगे। तो वो वाली सूरत हाल के अंदर जो है वो इजराइल आ चुका है, और वो ईरान पर हमला, जिसका कोई स्ट्रेटेजिक मकसद नहीं है। भाई अमेरिका ये देख रहा है कि ईरान से लड़ने में कोई फायदा नहीं है, तो इजराइल कैसे लड़ लेगा? और इजराइल की तो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तबाह कर सके। तो मकसद सिर्फ जो है वो जंग छेड़ना है। और जिस दिन ये गलती हो गई, मैं आपको बता दूं कि इजराइल का जो इख्तिताम है वो तेज होगा। जिस दिन इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो इजराइल जो है वो कंफ्यूज है ना, शिकस्त खा चुका है, और घमंड है, ऊपर से शिकस्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, नई रियलिटीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इधर हमला कर दो, वो कर दो, तो ये भी साथ हो रहा है। लेकिन ट्रंप और ये मामला नेतन्याहू के किस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। और साथ आप देखिए जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो अपने पहले दौरे पर हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट आई है, मिडिल ईस्ट में खड़े होकर, फलस्तीन में खड़े होकर उनकी क्या स्टेटमेंट आई है। उन्होंने गजा को फलस्तीनी इलाका डिक्लेयर कर दिया है, गजा को फलस्तीनी इलाका डिक्लेयर कर दिया है, और कहा है कि जो इजराइल की जंग है, इजराइल कोई फतह गजा में हासिल नहीं कर सकता। यह जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट जारी की है। तो हर लिहाज से, हर महाज के ऊपर जब इजराइल शिकस्त खा रहा है, यह तमाम सूरत हाल, और बड़ा बिग स्लैप है हर अमेरिका से भी, जर्मनी से भी, यूरोप से भी। अच्छा, इधर प्यूटन और उर्दगान का राब्ता हुआ है, जो यूक्रेन के हवाले से बड़ी डिसाइडिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें प्यूटन ने कहा कि डायरेक्ट निगोशिएशंस होनी चाहिए, ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, मैक्रोन ने जो वो उर्दगान से राब्ता किया। इस राब्ते के बाद अब प्यूटन ने उर्दगान से राब्ता किया है। आप जरा देखें ना कि दुनिया किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है और कैसे ताल्लुकात बना रही है। आप देखिए कि टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन ने इस्तेमाल किए हैं अगेंस्ट रशिया, लेकिन प्यूटन जो है वो उर्दगान को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया जो है वो चीजों को आगे पीछे करके आगे बढ़ रही है, लेकिन इसराइल वहीं फंसा हुआ है उसी घमंड में। तो इसलिए वो अपने इख्तिताम की तरफ और टोटल एब्सोल्यूट डिफीट की तरफ जा रहा है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, आगाज करते हैं ट्रंप का जो मिडिल ईस्ट का दौरा है। अब नाज़रीन, ये दौरा जो है वो बड़ा फैसला कुन होने जा रहा है, यानी बड़ा क्रूशल लेवल का ये दौरा है, और ये मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत बढ़ गई है। और अभी खबर यह भी आई है कि मार्को रूबियो भी ट्रंप के साथ होंगे, यानी तमाम आला ओहदेदार, स्टीव विटकॉफ ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वो होंगे। यूएस ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, जहां पर चाइना के साथ उनका दूसरा राउंड हो रहा है, तो वो वहां से शरीक होंगे। इलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, तो ऑयल, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा जो है वो यहां पर डिस्कस होने जा रहा है, और डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस होने जा रहा है। यानी इससे आप यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इजराइल की यहां पर एक स्पेशल एक स्टेटस उसको हासिल था, वो अब नहीं रहा है। यह दौरा बता रहा है कि ट्रेड पैक्ट भी हो रहा है, डिफेंस पैक्ट भी हो रहा है, न्यूक्लियर भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी, वो भी बात हो रही है। और इतनी बड़ी टीम लेकर ट्रंप जब वो सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं और इजराइल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि वो जो
स्पेशल स्टेटस था इजराइल का, वो यहां पर हमें खत्म होता हुआ जो नजर आ रहा है। और इसी दरमियान बड़ी खबर यह आ रही है कि एमबीएस ने अरेंज कर दिया है कि जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है वो मुलाकात करने जा रहे हैं ट्रंप से। साथ अहमद अल शरा मुलाकात करेंगे, साथ जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं वो भी मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी आप इसमें नोट करिए कि ये तीनों मुल्क हैं जिनके ऊपर इजराइल बमबारी कर रहा है और उन तीनों की मुलाकात ट्रंप से करवाने जा रहे हैं। आप इस वक्त इजरायलियों की हालत का अंदाजा लगाइए कि मिडिल ईस्ट है जिस पर वो अपना कंट्रोल समझते हैं और अमेरिका की वजह से समझते हैं, तो वो अमेरिकी सदर आ कहीं और रहा है और उन लोगों से मुलाकात कर रहा है जिनको इजराइल तबाह करना चाहता है। आप इस चीज को कैसे देखेंगे? ट्रंप विल मीट इन सऊदी अरेबिया विद अब्बास एंड अल शरा, रिपोर्ट रिवील्स। अब्बास इन द मीटिंग विद द यूएस प्रेसिडेंट along with the president of Syria and Lebanon. Mahmoud Abbas is expected to join a high-level meeting in Riyadh this week with US President Donald Trump. Trump heads to Middle East with oil, trade and nuclear ambitions on table. NBC की जरा खबर देखिए। Trump snubs traditional allies and marks Gulf power with this first major foreign trip. अब ये हमारी बात तो नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ट्रंप जो हैं, यानी कि अमेरिका जो है वो अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, यानी कि इजराइल, यानी कि वो उसके रिवायती इत्तेहादी, उनको खुडे लाइन लगा के नए इत्तेहादी बना रहा है और खासकर जो गल्फ पावर्स हैं उनके साथ मामला जो वो आगे बढ़ रहे हैं। और गल्फ पावर जो है वो क्या है, यानी वो ऑन बोर्ड ले रही है सबको, ईरान को भी वो ऑन बोर्ड ले रही है। यहां पर देखिए बुनियादी फर्क क्या है। इससे पहले देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग चल रही थी, तो अगर अमेरिका और ये गल्फ रियासतें अगर ताल्लुकात बढ़ा रही हैं तो मामला ईरान के खिलाफ जा रहा है। यहां पर मामला ईरान के खिलाफ नहीं जा रहा है, ना ही रेजिस्टेंस के खिलाफ जा रहा है, बल्कि वो तो ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ तो मतलब मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है। और इधर से लेबनान को भी बुला लिया, सीरिया को भी बुला लिया और फलस्तीन को भी बुला लिया। और आगे अरब समिट होने जा रहा है जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट और इराक भी शरीक होंगे। यानी सब जो है वो शामिल हो गए, सबसे उनकी राय ली जा रही है कि भाई क्या करना है। लेकिन एक मुल्क से नहीं पूछा जा रहा, उसको किसी मीटिंग में शरीक नहीं किया जा रहा, उससे कोई इनपुट नहीं ली जा रही। और वो मुल्क कौन सा है? वो एक कॉलोनी है, जालिम, और वो बिल्डिंग है जो इस वक्त कोलैप्स हो रही है। फिर आप देखिए अभी कुछ देर पहले एमबीएस और जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं अल शरा, उनकी फोन कॉल के ऊपर बात हुई है। यानी देखे ना, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर ने वो दौरा करके जा रहे हैं सऊदी अरेबिया का, और सीरिया के प्रेसिडेंट है उनके साथ कॉल पर बात हो रही है। यानी सबको इंगेज किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये जो दौरा होने जा रहा है ये तो खलीजी रियासतों का दौरा होने जा रहा है, तो बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, किसी को बुलवाया जा रहा है, किसी के ऊपर फोन कॉल करवाई जा रही है, तो सबको जो है वो इंगेज किया जा रहा है। लेकिन एक मुल्क जो है वो किसी तौर पर ऑन बोर्ड नहीं है, और इसलिए इसराइली कह रहे हैं कि जैसे हम तो इस रीजन में रहते ही नहीं हैं। तो यही बेसिकली इनके साथ जब वो होना था। तो मेजर जो एलाय था अमेरिका का, वो एक बड़ा पॉलिसी। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो जो एक नो रेड लाइन वाली पॉलिसी थी इजराइल के लिए, वो खत्म हो रही है कि इजराइल जो चाहे बदमाशी कर सकता है, वो मामला जो है वो खत्म हो रहा है। ये बुनियादी इसका मकसद है ना। ये यूरोप चाहता है कि कोई इजराइल यहां पर खत्म हो जाए, क्योंकि आप एक बात को जो समझना जरूरी है कि यूरोप कभी भी नहीं चाहेगा इजराइल का खात्मा। उसकी वजह यह है कि अगर इजराइल खत्म होता है तो ये वापस कहां जाएंगे? दोबारा यूरोप जाएंगे। फॉर सेंचुरीज, दहाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, सदियों तक यूरोप को सबसे बड़ा मसला इनसे रहा है कि इनका क्या करें। तो अल्टीमेटली फिर उनको ये वाला रास्ता नजर आया कि इनको मिडिल ईस्ट भेज दो। तो यूरोप ने बड़ा सुकून का सांस लिया है कि अच्छा हमने इनसे जाओ छुटकारा पा लिया। तो वो कभी नहीं चाहता कि ये वापस आए, तो इसलिए इन्होंने चाहा कि ग्रेटर इजराइल बनाया, तो उन्होंने कहा ठीक है ग्रेटर इजराइल बनाओ। तो इसलिए यूरोप का बुनियादी मकसद जो है वो इनको यहां पर रखना है। तो रखना जो है वो ग्रेटर इजराइल की सूरत में चाह रहे थे, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फलस्तीनी रियासत बनाना जो है वो उनके लिए अब ये लाजिम हो चुका है, जरूरी हो चुका है। उनके स्ट्रेटेजिक मफाद के अंदर ये अब बात है कि वो फलस्तीनी रियासत की तरफ जाएं, और ताकि यहां से ज़ायनिज़्म खत्म हो, ये जुल्म खत्म हो, जालिमों को सजा मिले। बाकी इनके जो लोग हैं वो पहले भी यहां पर आते जाते रहे हैं, ठीक है ना। आप देखें कि जो दूसरे मुसलमानों के खलीफा थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने इजाजत दी थी कि वो यहां पर आए जाए, मसला नहीं था।
तो इनके आने जाने से तो कभी मसला नहीं हुआ। मसला तो उस ज़ायनिज़्म सोच से है कि जो यहां पर डोमिनेशन चाहती है, जुल्म करना चाहती है, फलस्तीनियों को और अरबों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। इससे बुनियादी मसला है। तो अब वो चीज जो है वो अलाउ नहीं हो सकती। ये बुनियादी तब्दीली आ रही है। इधर आप देखिए, जो ओमान में टॉक्स हुई हैं उसको जो है वो मुस्बत करार दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस बात को मान लिया गया है कि हमने एग्रीमेंट तक जाना है। यानी आप कह लें कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, मुस्बत खबर है। एक होता है ना कि भाई बात नहीं बनी। हालांकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये टॉक्स बड़ी डिफिकल्ट थी, 3 घंटे तक ये टॉक्स हुई हैं और उसमें जो बुनियादी सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि यूरेनियम इनरिचमेंट कैपेबिलिटी ईरान रखेगा या नहीं रखेगा। ईरान इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अमेरिका कह रहा है कि नहीं तुम खत्म करो, लेकिन ईरान इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो हट भी नहीं सकता। तो फिर अमेरिका क्या जंग छेड़ेगा? नहीं, जंग भी नहीं छेड़ सकता। तो अल्टीमेटली फिर अमेरिका ही को बात मानना पड़ेगी। तो मैं 2 हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। स्टीव विटकॉफ हेल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉक्स विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। आज डायरेक्ट टॉक्स भी हुई हैं, यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और स्टीव विटकॉफ आमने सामने बैठे हैं। अगली बात सुनिए, एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड टू मूव फॉरवर्ड विद टॉक्स विद ईरान टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन टेक्निकल एलिमेंट्स। एक मुआहदा तय पा गया है कि मामलात ईरान के साथ जारी रखे जाएंगे। CNN की खबर के मुताबिक, जो कल हमने आपके साथ शेयर की, कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है। तो ये मामला जो है वो एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है, ईरान US डील की तरफ जा रहा है। तो अब यहां पर इसराइल को तकलीफ है, एक एक चीज इसराइल के खिलाफ हो रही है। तो अब जो बहुत बड़ी अमेरिका की रिपोर्ट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं अमेरिकन मीडिया की, कि कैसे इजराइल अपनी एब्सोल्यूट डिफीट की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है नेतन्याहू के ऊपर, नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है। दोनों में तलखियां रूज पर पहुंच चुकी हैं। ट्रंप को शदीद गुस्सा है नेतन्याहू के ऊपर और नेतन्याहू कह रहा है कि ट्रंप पीछे हट चुका है इजराइल की सपोर्ट से, ईरान पर हमले की सपोर्ट से, गजा वॉर की सपोर्ट से, और प्रेशर कर रहा है कि गजा के अंदर एड दाखिल की जाए और सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है। और नेतन्याहू ने जो है वो बातें भी की है ट्रंप के खिलाफ, यानी कि तनकीद की है जो ट्रंप तक पहुंची है और उससे ट्रंप को मजीद गुस्सा आया है। अब नेतन्याहू ने जो इसका एक खास मिनिस्टर है दरमर, उसको व्हाइट हाउस भेजा और वहां से अब ये बातें खुलकर सामने आई हैं अमेरिकी मीडिया में कि क्या तलखी हुई और क्या अंदर की बातें रही हैं, वो अब खुलकर सामने आ रही है। मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये सबूत है कि जब कोई हार रहा होता है तो आखिरी वक्त में फिर यही ताने दिए जाते हैं कि अच्छा तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तो वो शिकस्त है, एब्सोल्यूट डिफीट है। एनबीसी मीडिया में आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें इजराइल अब ये सोच रहा है कि ईरान के ऊपर हमें हमला कर देना चाहिए। यानी ये हमला उस सूरत में होना है कि अब वो डूब रहा है इजराइल, तो वो कह रहा है कि भाई डूबते डूबते को फसाद बर्पा कर दो कि शायद ये रिवर्स हो जाए। यानी उसकी बात नहीं मानी जा रही। तो अब वो सोच रहा है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर फिर हम हमला कर दें। हालांकि इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सके। वो सिर्फ अमेरिका, उसके पास वो बॉम्ब है और वो भी ऑन पेपर। अब वो जब हमला करेगा वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, नहीं कर सकता, अलग बात है। इजराइल के पास तो वो भी नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अच्छा हम हमला कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट हो गया तो फिर हमारे पास वो मौका खत्म हो जाएगा। ईरान जंग जिसकी हमने 20 साल तैयारी की है, अब वो हमारे लिए टाइम खत्म हो रहा है। यानी अजीब सी कशमकश में इजराइल इस वक्त है। इजराइल सीज द करंट टाइम एज ऑप्टिमल, यानी फेवरेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। Israel fears that the window for striking Iran nuclear facilities is narrowing as Washington continues negotiations. The Israelis are concerned about any agreement with Iran. इजरायली जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि कहीं ये मायदा तय ना पा जाए। नेतन्याहू secretly stated that Trump negotiation with Iran are waste of time. ट्रंप की पॉलिसीज को फुलिश कहा नेतन्याहू ने और कहा कि ईरान के साथ बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। नेतन्याहू was surprised when Trump announced his approval for direct talks with Iran. नेतन्याहू जो है वो सरप्राइज हुआ, सकते में आ गया कि ये ट्रंप ने क्या किया है। The rift between Trump and Netanyahu is growing over challenges related to Gaza and Iran. कशीदगी बढ़ती चली जा रही है गजा के हवाले से और ईरान के हवाले से, नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान, क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग अलग कश्तियों के ऊपर सवार हैं। नेतन्याहू was shocked by Trump announcement to halt its military campaign against al-Houthis. अब ये स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप उस शिद्दत को महसूस करें कि किस लेवल के ऊपर मामला जा चुके हैं। कि देखें, जब शिकस्त हो जाती है ना फिर यही होता है, फातिहीन कभी नहीं लड़ते। अब नेतन्याहू जो इस बात के ऊपर भी शॉक्ड हुआ, सकते में आया, ठीक है, कि हूतीस के साथ मुआहदा तय कर लिया। मतलब ट्रंप ने ये अचानक से अनाउंस किया ना
कहते हैं कि व्हाइट हाउस के लोगों को भी नहीं पता था कि पीछे ट्रंप ये बात कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि ट्रंप को कोई नतीजा यहां पर हासिल नहीं हुआ और बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा, तो ये मेरा ख्याल है उसने विजडम वाला मामला किया कि वो यहां से निकल गया कि इजराइल से जो करना करो। तो नेतन्याहू शॉक्ड हुआ। नेतन्याहू वाज फ्रस्ट्रेटेड फॉर वीक्स बाय ट्रंप रिफ्यूजल टू सपोर्ट स्ट्राइकिंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। कई हफ्तों तक यह सिग्नल भेजता रहा नेतन्याहू के ट्रंप सपोर्ट करे कि ईरान के ऊपर हम हमला करने जा रहे हैं, हमला होना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने रिफ्यूज किया। नेतन्याहू वाज होपिंग ट्रंप वुड प्लेज एयर सपोर्ट पोटेंशियल इजरायली ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। नेतन्याहू ये होप कर रहा था कि उधर से सपोर्ट आएगी। तो ये जनाब यहां पर सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो है वो ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है और उसकी बुनियादी वजह देखें, मैंने आपको कहा था ना कि ये मालकों को पड़ गए हैं। तो जो मालकों को पड़ जाता है उसका फिर उसके गले में फिर पट्टा डाल के उसको जो लगाम दी जाती है। तो ये मालकों को पड़ गए हैं। ट्रंप को जो बहुत बड़ा गुस्सा आया वो माइक वॉल्ट के ऊपर आया, यानी माइक वॉल्ट को इजराइल ने अपना जासूस बनाकर ये ट्रंप के खिलाफ वो सारा मामला कर रहे थे, ट्रंप की मर्जी के खिलाफ चीजों को कर रहे थे। तो ट्रंप को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया कि भाई ये अब हमारे खिलाफ ही हो गए, यानी हमारी पॉलिसीज को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए ना, जेनोसाइड की इजाजत दी हुई है अमेरिका ने, लेकिन उनको मसला जेनोसाइड से नहीं है, मसला इस चीज से है कि एक तो इजराइल शिकस्त खा गया है, ये अब बोझ बन चुका है, और दूसरा कि ये हमारे ही खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं, हमारे ही अंदर घुसपैठ किए हुए हैं। अच्छा, पहले भी इनकी घुसपैठ थी, लेकिन ना ही अमेरिकी एम्पायर इस तरह से कोलैप्स हो रहा था, ना ही इजराइल इस तरह शिकस्त खाया हुआ था, तो वो मामला इतना जाहिर नहीं होता था या कभी आपसी लड़ाई की इतनी नौबत नहीं पहुंचती थी। लेकिन चूंकि अब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी आ गई है, देखिए इससे पहले तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी नहीं आई, तो चूंकि अमेरिका को अपना एम्पायर बचाना है, उनके अंदर जो मसाइल है उनको हल करना है, चाइना के साथ कंपीट करना है, और रीजन उनसे कुछ और डिमांड कर रहा है। रीजन कह रहा है कि भाई आप हमारी बात माने, नहीं तो हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी बात भी सुननी है। और इजराइल इस पोजीशन में नहीं है, उसने गजा का ऐसा आप कह लें कि जेनोसाइड खोली है कि इसमें अब उसको समझ नहीं आ रही, भाई उस फाते नहीं ना हो रहा तो मामला खत्म नहीं हो पा रहा, या तो वो कब्जा कर लेता तो ये मामला कहीं दरमियान में वो फिल वक्त के लिए इसको पॉज कर लेते। तो ये एक ऐसा फ्रंट है जो बंद नहीं हो सकता, ठीक है ना। इजराइल की फतह के साथ इसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन बंद करना जरूरी है, तो फिर फलस्तीन की फतह के साथ बंद करना होगा। तो ये बुनियादी चीजें हैं। अब व्हाइट हाउस की अभी जो स्टेटमेंट आई है वो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इनकी तबाही को समझने के लिए। व्हाइट हाउस मतलब दुनिया ये बार बार देख रही है कि अच्छा ये असली वाले व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है। वाशिंगटन पोस्ट, नो नीड फॉर अ कन्वर्सेशन बिटवीन ट्रंप एंड नेतन्याहू एज ही हैज विजिटेड Washington 700 times since Trump inauguration। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है ट्रंप की बात करवाने की नेतन्याहू से, कि ट्रंप जब नेतन्याहू को कॉल करे, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। और नेतन्याहू से क्यों बात की जाए, और इसको बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ट्रंप ने ओथ लिया है उसके बाद से 700 मर्तबा जो है वो नेतन्याहू व्हाइट हाउस का दौरा कर चुका है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, आप कहते हैं ना, यानी मुबालगा अराई से काम लेते हो कि तुम्हें 70 दफा ये बोला है, वो 70 दफा बोला नहीं होता, लेकिन यानी बार बार आपको, तो वो कह रहे हैं जितना 700 मर्तबा नेतन्याहू व्हाइट हाउस आ गया है, यानी मुबालगा अराई से काम लेके ये बहुत, इसने व्हाइट हाउस बहुत आ लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, बहुत ये व्हाइट हाउस होकर आ गया, इसको आपने बहुत बुला लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, इससे जो हम क्या बात करें। अच्छा, अगली बात सुनिए, ट्रंप इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू नेतन्याहू's डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू अटैक ऑन गाजा which conflicts with the president plan for reconstruction। अब ये दिन भी आने थी, ट्रंप की मर्जी के साथ गजा पर अटैक हुआ। अब कह रहे हैं ये ट्रंप जब फ्रस्ट्रेटेड है कि यहां पर तो कोई कामयाबी नहीं मिल रही, और ये नए हमले जो हैं वो मामले को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ट्रंप ऐसे ही होता है ना, पतली गली से निकल लेता है। मैंने तो ये बात की नहीं थी, वो पतली गली से निकल लेता है ना, पतली गली से निकल रहा है, जैसे वो यमन से निकल गया। Trump has decided to attempt to reach an agreement aimed at preventing Tehran from possessing a nuclear weapon। यह अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि ईरान के साथ मुआहदे तक हमने पहुंचना है। और न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट देखिए, वंस इन अ लॉक स्टेप ट्रंप एंड नेतन्याहू नो लॉन्गर इन सिंक, कि एक वक्त में जो बहुत करीब थे अब वो आपस में एक पेज के ऊपर नहीं है। साइंस इंडिकेट द टू लीडर्स आर डिवाइडेड ओवर मेजर पॉलिसीज। वाज़ेह तौर पर इसके आसार मिल रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू मेजर पॉलिसीज के ऊपर इस वक्त
आपस में डिवाइडेड हो चुके हैं, जिसमें ट्रंप ईरान के साथ टॉक्स करना, हूथीज के साथ मामला करना, हमास के साथ टॉक्स करना, एंड डाइवर्ज ऑन गाजा वॉर स्ट्रेटजी, और गाजा के हवाले से ये दोनों डिवाइडेड हैं। ट्रंप शिफ्ट ऑन ईरान एंड यमन सरप्राइजेस इजराइल, यूएस इजंट रिक्वायर्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम इजराइल। अच्छा, अब हुआ क्या है कि नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट इसने क्या किया है, इजराइल विल डिफेंड इटसेल्फ बाय इटसेल्फ इफ अदर्स वुड ज्वाइन अस, अमेरिकन फ्रेंड्स वेरी वेल, इफ दे डू नॉट वी विल डिफेंड आवरसेल्फ। ये नेतन्याहू है, यानी जो 10 दिन नहीं टिक सकता इजराइल अमेरिका की मर्जी के बगैर। आज नेतन्याहू क्या कह रहा है कि अगर अमेरिकन हमारे साथ ना भी आए तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। ओ भाई, मतलब अमेरिका, तो इसका मतलब यहां तक तो मामला पहुंच गया ना, खुद नेतन्याहू कह रहा है कि अगर अमेरिकन ना आए। भाई, अगर एक बात हो ही नहीं रही तो नेतन्याहू ये बात क्यों कहेगा कि अमेरिकन अगर हमारे साथ ना आए? तो मामला इस लेवल के ऊपर जा चुका है, और इजराइल की कोई हैसियत नहीं है, 10 दिन नहीं टिक सकता अगर अमेरिका जो पीछे हट जाए। और फिर आप देखिए, गाजा वार एक्सपोजेस स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस। ट्रंप, न्यूयॉर्क टाइम ये लिखता है कि जिसने मुकम्मल सपोर्ट दिया इजराइल को और एक दफा भी कंडेम नहीं किया जेनोसाइड को, अब जो है वो सूरत हाल बदल रही है। एट द टाइम ऑफ अ मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, रीजन के अंदर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है, तो उसके मुताबिक अमेरिका को फैसले करने हैं। तो इसलिए ट्रंप इजराइल का सपोर्टर है, जेनोसाइड को कंडेम उसने नहीं किया, लेकिन अब क्या करें कि अब या तो इस कश्ती में खड़े होकर खुद भी डूब जाए, या फिर अमेरिका को बचा ले और इजराइल को डूब जाने दे। और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, जिसके बारे में बताया कि बड़ा गैर मामूली दौरा है, जरा उनकी बात तो सुनिए। मिडिल ईस्ट में खड़े होकर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड मिलिटरीली एंड अ पोटेंशियल सॉल्यूशन मस्ट बी फाउंड टू परमानेंटली एंड द वॉर। जर्मनी ने सबसे ज्यादा असलहा दिया, तो जब ये असलहा दे रहे थे तो तब इनको पता नहीं था कि मिलिटरीली ये मसला हल नहीं हो सकता। तो इन्होंने जेनोसाइड करवाई है, ग्रीन लाइट देकर रखी है, तो इनकी कैलकुलेशन ये थी कि गजा के ऊपर इजराइल काबिज हो जाएगा। अब जब वो काबिज नहीं हो सका, तो अब ये सारा मलबा डाल रहे हैं कि अच्छा ये मिलिटरीली नहीं हो सकता, अच्छा जी फलाना नहीं हो सकता, मतलब सब निकल रहे हैं। अब वो मिडिल ईस्ट में खड़े होकर कह रहा है कि ये मिलिटरीली तो मसला हल ही नहीं हो सकता, हमास को तो हराया नहीं जा सकता, इसलिए जंग को मुकम्मल परमानेंटली खत्म होना चाहिए। वी आर नॉट सर्टन दैट द मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा विल सर्व इजराइल सिक्योरिटी। ये जंग जो है वो, ये जारी है, जब वो इजराइल को सेफ और सिक्योर यहां पर नहीं बनाने वाली है। ये जर्मनी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। द गाजा स्ट्रिप इज पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड वी सपोर्ट अमेरिकन प्लान रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। गजा जो फलस्तीन का इलाका है। द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय मिलिट्री मींस एंड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन मस्ट बी फाउंडेशन। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन इनको चाहिए अब, ठीक है ना। अब सीज फायर की ये बात कर रहे हैं, हालांकि ना ये इनको कोई सीज फायर की जरूरत थी, ना मतलब ये चाहते थे, और ना इनको कोई फ़लस्तीनी रियासत बनाने में कोई दिलचस्पी है, ना इनको कोई मॉरल क्वेश्चन का सामना है, ना इनको कोई निदामत है। असल जो बात है वो रियलिटीज़ है, नई रियलिटीज़ इमर्ज कर रही हैं और इजराइल हार चुका है। बस ये सीज फायर जिस दिन होगा वो एक आखिरी स्टेप होगा कि आप देखेंगे कि वाकईतन इजराइल जो है वो हार चुका है, लेकिन वो वक्त जो है वो बहुत करीब है। बहुत सारी दीगर आसार हमारे सामने हैं। आखिरी स्टेप गजा का सीज फायर होगा, तो देखते हैं वो कब होता है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात जो आपके साथ शेयर किया, आपने हाजिर होगा करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।